नमस्कार। आप सभी का ओजस ज्ञान केंद्र में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच में है, डॉक्टर रीमा दादा, जो कि प्रोफेसर हैं एनाटमी की एम्स दिल्ली में और फैकल्टी इंचार्ज हैं मॉलिकुलर रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक लैब की इंचार्ज हैं और बहुत वर्षों से काम कर रही हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान, बहुत सारे योगदान हैं इनके, बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं इन्हें, इंटरनेशनल अवार्ड्स। सबसे बड़ा योगदान हमारे देश के लिए ये है कि उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया है कि योग से, यानी प्राणायाम, आसन, ध्यान आदि से हमारे जीन्स में, जीन्स के एक्सप्रेशन में, हमारे जीन्स का, हमारे जो जीन्स हैं वो कौन से जीन्स ऊपर होंगे, कौन से नीचे होंगे, उसी से सारा खेल है, जिसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। यानी कैंसर की जीन्स ऊपर हो गई कि नीचे हो गई, डायबिटीज़ की जीन्स ऊपर हो गई कि नीचे हो गई, उसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। उस पर इनका काम है। इनके शोध पत्र हैं 200 से ज़्यादा। तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए, हमारी सभ्यता के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि हमारा योग इतना ज़्यादा कारगर है। और मैंने आपके कुछ टॉक सुने, आपने ये भी कहा है कि योगा इज़ ए पॉलीपिल। तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? हम लोग पिछले 20 साल से ये काम कर रहे हैं कि योग का क्या रोल है लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ में। तो आजकल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ बहुत बढ़ रही हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, स्ट्रोक हो, अल्जाइमर्स हो, अनएक्सप्लेन्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, फैटी लिवर हो, ये बहुत बढ़ रहे हैं और यंग एज में हो रहे हैं। हाँ, और ये देखा गया है जो चीज़ें 70-80 साल पे होती थी वो अब मिडिल एज में हो रही हैं। बच्चों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज़ भी 10 साल से कम बच्चों को भी दिखी जा रही मीडिया है। में आ रहा है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है हमारा गलत रहन सहन और जीवन शैली। जैसे कि हम लोग बहुत अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, शुगरी स्वीट ड्रिंक्स पी रहे हैं, हमारा स्लीप हाइजीन डिस्टर्ब है, रात को बार बार उठते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, कम सो रहे हैं, ये चहलकदमी कम कर रहे हैं, सारा वक्त टीवी या अपने लैपटॉप के साथ फ़ोन पे बैठे रहते हैं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, और स्मोकिंग और अल्कोहल हम बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। इस कारण ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ बहुत बड़ी हैं। तो हमारा जो काम है ये फोकस कर रहा है कि योग का हमारे डीएनए पे और हमारे आरएनए जो एपिजीनोम है, जो डिटरमिन करता है कौन सी जीन कब एक्सप्रेस करेगी, योग का उस पर क्या असर होता है। यानी जीन को अब हम डेस्टिनी, जो पहले बोलते थे जीन इज़ द डेस्टिनी, ऐसा नहीं है। हाँ, पहले ये था कि जो हमारे जीन्स हैं वो हमारे फिनोटाइप को डिटरमिन करती हैं। डेफिनेटली जीन्स हमारे बायोलॉजी को डिटरमिन करती हैं, परंतु जीन का जो एक्सप्रेशन है वो हम अपने हैबिट से, जो हम डेली करते हैं, जो हम खाते पीते हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारा रहन सहन है, अगर हम योग करते हैं, अगर हम मेडिटेट करते हैं, उससे हम अपना जीन एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है कि अगर हम योग अपने दिनचर्या में अपनाएं, जैसे हम घर से बाहर नहीं निकलते सुबह ब्रश करे बिना, टीथ को ब्रश करे बिना, उसी अगर हम दिन में आधा घंटा योग अपना लें, जिसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान, और कोई डिफ़िकल्ट आसन नहीं करने, आसान से आसन करो जो सहजता से हो हाँ, सहजता से हो पाए, और जिससे कि बॉडी एक अलाइनमेंट में आए, जिससे हम प्राणायाम ठीक तरह कर पाएँ। और अगर हम प्राणायाम ठीक तरह करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हैं। उससे हमने देखा है कि जो जीन एक्सप्रेशन प्रोग्राम्स हैं जो बेनिफिशियल हैं हमारे लिए, जैसे कि डीएनए रिपेयर को जो जीन्स होती हैं, जो जीन्स इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, जिनसे ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है, जो जीन्स हमारे न्यूरॉन्स को नरिश करती हैं, जो हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करती हैं, जो हमारे इम्यून फंक्शन को ऑप्टिमल करती हैं, उन जीन एक्सप्रेशन पैटर्न उनका बढ़ता है। और जो जीन्स इन्फ्लेमेशन करती हैं, जो जीन्स हमारे लिए ठीक नहीं है, उसका एक्सप्रेशन उनका एक्सप्रेशन डाउन होता है।
तो योग तो इतना महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने पाई कि चाहे कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, चाहे वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, इन सभी डिजीज़ में कोई कॉमन अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव तनाव, persistent activation of the hypothalamo pituitary adrenal axis, गट का जो माइक्रोबायोम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एजिंग फास्टर होती है, मानसिक तनाव है, डिसरेगुलेशन हमारा ऑफ द इम्यून सिस्टम, हमारे जीन एक्सप्रेशन पैटर्न ऑल्टर हो जाते हैं। इन कोई भी डिजीज़ हो, लाइफस्टाइल, इन सब में ये कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन सबस्ट्रेट है इनके। और हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है कि इन सभी को योग टारगेट करता है। अगर हम योग अपने दिनचर्या में अपनाएं तो हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने हेल्थ को सुधार सकते हैं, और अगर हमें ये हो जाती हैं तो इनको बेस्ट हम मैनेज कर सकते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ेस से, क्योंकि योग तो एक आर्ट ऑफ लिविंग है। तो अगर ये गलत रहन सहन से हुई हैं, तो अगर हम अपना रहन सहन में योग अपनाएं तो हम इनको बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है मैडम कि जिन बीमारियों का मॉडर्न मेडिसिन में हम अलग अलग केमिकल्स के माध्यम से, मॉलिक्यूल्स के माध्यम से इलाज ढूंढ रहे हैं और कुछ चीज़ें फ़ायदा भी कर रही हैं, बट बीमारियाँ तो बढ़ रही हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द डेवलपमेंट। देश में बढ़ रही हैं, हमारे विदेश में बढ़ रही हैं, तो हम तो पॉलीपिल की तलाश कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स में, और आप कह रहे हैं कि योग लाइफस्टाइल इज इटसेल्फ ए पॉलीपिल। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है ना हमारे देश के लिए। बिल्कुल। क्या ऐसी स्टडीज़ आपके एम्स में दिल्ली में हो रही हैं? क्या इससे सिमिलर स्टडीज़ इस तरह की या उसके आसपास और बाहर के देशों में भी हो रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जब ये बहुत स्टडीज़, एम्स में तो एक सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च है, जिसमें हम कई डिजीज़ेस पे, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हों, हाइपरटेंशन हो, माइग्रेन हो, वेज़ोवेगल सिनकपी हो, अनएक्सप्लेन्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो, काला मोतिया हो, बहुत सारी डिजीज़ेस पे हम स्टडी कर रहे हैं योग का क्या असर है, आयुर्वेदा का क्या असर है, क्योंकि ये एक ऐसे साइंस है जिनका इतना ट्रिमेंडस इफ़ेक्ट है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन है वो बहुत सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, परंतु बॉडी तो एक होल है, बॉडी तो टोटल में एक यूनिट है। योग एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच है। अब जैसे मॉडर्न मेडिसिन बेस्ट है अगर कुछ इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, अगर कोई अक्यूट इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कोई सर्जरी करनी पड़ती है, तो ये बेस्ट है। परंतु अदरवाइज योग और आयुर्वेदा ये प्रॉब्लम का क्या कारण है उसको रूट से ठीक करते हैं। तो चाहे वो थोड़ा टाइम लगे, परंतु जड़ में जाके दे जस्ट डोंट ऑफर सिम्टोमेटिक रिलीफ, वो जड़ से बीमारी को ठीक करते हैं। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि जैसे अगर हम अपने दिन में मतलब अगर हम अपने लिए एटलीस्ट 20-25 मिनट या आधा घंटा निकालें और थोड़े आसन करें, पर प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम और ब्राह्मरी और उसके बाद ध्यान करें, तो हमारे बहुत फ़ायदा होगा सेहत को। पर पहली बार ज़रूर एक ट्रेन थेरेपिस्ट, योगा थेरेपिस्ट से गाइडेंस लें, क्योंकि अगर आपको कोई और हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो आपको बता देगी कौन से आसन नहीं करने, कौन से आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, तो ऐसे करें तो बहुत फ़ायदा होगा। ये आपका इंटीग्रेटिव मेडिसिन का सेंटर, इसका नाम सुना है एम्स दिल्ली में, ये लगभग कितने साल से काम कर रहा है? आई थिंक ये 2016 से है, एंड ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड इवन बाहर की कंट्रीज़ में भी बहुत काम हो रहा है योग पे। और जैसे कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अब तो वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सेप्टेंस इतनी बढ़ गई है, और हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जर्मनी, अमेरिका और बहुत देशों में इसका बहुत रिसर्च हो रही है, और बहुत इसकी एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ आ गई हैं। और इस कारण जब लोग जैसे आजकल की जनरेशन है वो हर चीज़ पूछती है क्यों अपनाएं, क्यों करें, तो वो देख सकते हैं कि कितना फ़ायदा है इन चीज़ों को अपनाने से, योग को अपनाने से। मैंने आपके प्रेजेंटेशन में देखा है कि आपने हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से वहाँ जो सील्स मिली हैं
वहाँ से आपने योगा का ओरिजिन दिखाया है, यानी कि इतनी पुरानी परंपरा आज भी रेलेवेंट है बिल्कुल या बिल्कुल ज़्यादा रेलेवेंट है? और बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि योग भारत का एक सबसे बड़ा गिफ्ट है पूरी दुनिया को। इतनी प्रोफाउंड साइंस है और जितना पढ़ें उसका और जितना उसे समझें उतना ही कम है। और अगर देखा जाए तो ये जो हम देख रहे हैं, जो उसका असर अपनी हेल्थ पे देखते हैं, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेन योगा का मेन तो है यूनियन ऑफ द माइंड, बॉडी एंड द सोल एंड बिकमिंग वन विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अल्टीमेट तो वही है। अल्टीमेट स्पिरिचुअल ग्रोथ जी एंड जी। टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। और ये जो हम सारा असर देखते हैं फिजिकल हेल्थ पे, ये तो उसके साइड ये इफेक्ट्स हैं इसका योग साइड के। इफेक्ट है, हाँ बिल्कुल। जी। बहुत बड़ी बात आपने कही कि जिस चीज़ के पीछे रिसर्च हो रही है इतनी बड़ी एम्स में, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में, कि योग का हमारी जीन्स एक्सप्रेशन पे, हमारी फिजियोलॉजी पे, बायोकेमिस्ट्री पे, मॉलिक्यूल्स पे क्या असर पड़ेगा, आपका कहना है वो तो एक साइड इफेक्ट है। मेन चीज़ तो है भगवान का, ईश्वर से, खुदा से हमारा जो मिलन है वो योग है। बिल्कुल। अच्छा, आप तो मौलाना आज़ाद की पढ़ी हुई हैं और फिर एम्स से आपने एमडी किया एनाटमी में। नहीं, यूसीएमएस से एमडी किया, पीएचडी मैंने एम्स से किया है। यूसीएमएस से एमडी किया, पीएचडी एम्स से किया, फिर डीएससी आपने किया। तो इतनी क्वालिफाइड होके आप इस तरफ आपकी कैसे रुचि हुई? क्योंकि ये तो नॉर्मली नहीं देखा जाता कि इस तरह से कोई इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से जुड़ के इधर की तरफ नॉर्मली नहीं होता। एक्चुअली घर पे हर वक्त अध्यात्म की तरफ रुझाव था। जब हम छोटे थे, पेरेंट्स हमें डिवाइन लाइफ सोसाइटी लेके जाते थे ऋषिकेश में, स्वामी शिवानंद जी का आश्रम। अच्छा अच्छा। फिर हमने नाम लिया डेरा सच्चा सौदा जी के गुरु अच्छा से, अच्छा अच्छा। गुरु जी से। और हम सुनते भी रहते हैं जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज को। और इस तरह हमें समझ आया कि मेडिटेशन इज़ एवरीथिंग, इज़ सुप्रीम। और नाम जाप करना सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे हाथ में है, और उससे हम हर चीज़ पे विन कर सकते हैं, चाहे वो फिज़िकल इश्यूज़ हों, मेंटल इश्यूज़ हों। और योग करने से हम अपने मन को ज़्यादा स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे अपने जैसे जो 8 पद्धतियां हैं योग की, उसे अपने मन को विड्रॉ करके सांसारिक चीज़ों से अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह नाम जाप में और मेडिटेशन को अपना सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि आपका जो स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग हुई है आपकी, हाँ जी। लेट अस से स्पिरिचुअल पेरेंटिंग आपकी जो हुई है, हाँ जी। उसकी वजह से आपका रुझान इधर बना। हाँ और जी। फिर जब आप एम्स पहुंच गई तो ऊपर वाले ने आपको इतने बड़े रिसर्च से जोड़ दिया। हाँ जी। सो यू बिकेम ए मीडियम ऑफ द रिसर्च ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ योगा, ऐसे जी, कह जी। सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो हम जैसे देखते हैं कि हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि डिजीजेस में क्या रोल है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हम क्यों वेट करें डिजीज हो, जैसे बच्चे ही योग अपना लें। अब जैसे आजकल पोल्यूशन बहुत है, कहते हैं बाहर मत जाओ सुबह शाम। अगर हम घर में परिवार सारे लोग घर के अंदर योग करें तो घर में बॉन्डिंग, बेटर क्वालिटी टाइम विद चिल्ड्रन, पेरेंट्स, और सबकी सेहत इम्प्रूव करेगी। हम अपना लंग फंक्शन की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी वायरल कैपेसिटी लंग की बढ़ा सकते हैं, अपना इम्यून फंक्शन को तंदुरुस्त रख सकते हैं। एंड आई थिंक बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो बच्चों का आजकल हम देखते हैं इतने चैलेंजेस हैं, स्कूल में कोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, कॉलेजेस में बच्चों को हम देखते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं। योग ऐसे फैक्टर्स को बढ़ाता है हमारे ब्रेन में, जैसे कि ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, जो हमारे न्यूरॉन्स के लिए एक फर्टिलाइज़र की तरह हैं। तो बच्चे अपनी कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी बढ़ा सकते हैं, जिससे अगर उनको कोई चीज़ याद करने में 3 घंटे लग रहे हैं तो वो 30 मिनट्स में कर पाएंगे, क्योंकि उनका फोकस होगा, उनका कंसंट्रेशन होगा। अच्छा, इसका भी एविडेंस है? हाँ जी। अच्छा। और अब तो ये भी देखा गया है कि नॉट ओनली ये न्यूरोकेमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंज आ रहा है, परंतु हमारे ब्रेन की एनाटमी में चेंज आ रहा अच्छा, है। वो कैसे? ये तो बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप, एनाटमी में चेंज और आता ये है। बाहर की स्टडीज ने भी दिखाया है कि की सेंटर्स हैं जो लर्निंग के, जैसे कि हिप्पोकैम्पस है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसमें ग्रे मैटर बढ़ जाता है, ओह। जिसके कारण हम अपनी लर्निंग इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा। हम अपनी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मेलेटोनिन बढ़ता है और उसके कारण हमारा हार्मोनल बैलेंस और इम्यून फंक्शन जो उसके साथ रिलेटेड है वो इम्प्रूव होता है।
इन एडिशन टू दैट हम ये भी देखते हैं कि अगर हम ये योग करते हैं तो एक सेंटर होता है एमिगडाला जो स्ट्रेस का होता है, योग करने से उसका साइज कम होता है। तो आजकल जैसे बच्चों में मतलब बिल्कुल वो कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है, डर जाते हैं, छोटी छोटी बात पे वो कुछ भी कर देते हैं। योग करने से वो अपना इमोशनल रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं, मतलब EQ बढ़ सकता है उनका, बिल्कुल, और अपना ग्रिट और इमोशनल हाँ, रेजिलियंस। जी, जी। तो आई थिंक ये तो इतना ज़रूरी है कि पेरेंट्स इसको समझें, और जो पेरेंट्स करते हैं बच्चे वही फॉलो वो करते तो है, हैं। बिल्कुल तो ठीक बात। आई थिंक घर में अगर आधा घंटा हम लोग बच्चों के साथ योग करें तो सारे परिवार का बहुत फिजिकल और मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, और दैट विल बी, ये एक नींव रखेगा एक स्वस्थ भारत की और विकसित भारत की। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप कि अगर घरों में मिलके पेरेंट्स और बच्चे और इवन ग्रैंड पेरेंट्स बिल्कुल मिलके अगर योग करें, प्राणायाम करें, तो उससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य इंश्योर होगा। परिवार स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा। बिल्कुल परिवारों से ही देश बना है। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप ये बताइए कि जो आप तो इतनी बड़ी संस्था में, एपेक्स इंस्टीट्यूट में इंडिया की, इस योग की एक्सेप्टेंस जो टॉप क्लिनिशियंस हैं उनमें कितनी है? क्या उसकी बढ़ रही है पहले से? योगा एज ए सपोर्ट फॉर ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट के साथ योगा देना या प्रिवेंटिव योगा, क्या पहले से बढ़ी है? नहीं, डेफिनेटली पहले से बड़ी है। थोड़ी रेजिस्टेंस ज़रूर होती है मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स को, क्योंकि पहले इनका कुछ एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ नहीं थी, पर अब इतनी एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ आ गई हैं, जैसे लेवल 1 एविडेंस RCTs आ गई हैं, कि अब वो एक्सेप्ट करने लगे हैं कि योगा का एक रोल है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे काम कर रहे थे। बहुत कॉमन है लड़कियों में, हाँ, बहुत आजकल। बढ़ गया है लड़कियों में। और जैसे कि अगर एक लड़की आती है 18, 20, 25 साल तक, तो हम उसे कह सकते हैं योग अपनाओ, जिससे कि अगर उसका रहन सहन ठीक होगा तो जो भी इसके फीचर्स हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। परंतु अगर कोई 35 साल पे आया है और वो इनफर्टाइल है, तो उनको फिर हम कहेंगे कि नहीं, आप मॉडर्न मेडिसिन लो, क्योंकि उनके पास टाइम कम है। परंतु अगर वो योग साथ साथ करें तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो हमें ये तालमेल बिठाना है मॉडर्न मेडिसिन के साथ, कब क्या करना है, कितनी सीवियर है, कब दवाई लेने की ज़रूरत है, दवाई के बिना काम नहीं चलेगा। कम फॉर एग्जांपल कि डिप्रेशन है, तो हमारी स्टडीज़ ये भी रैंडमाइज कंट्रोल स्टडीज़ थी, जिनमें हमने देखा कि डिप्रेशन में बहुत फ़ायदा हुआ, और जो लोग एंटी डिप्रेशन ड्रग्स ले रहे थे, दोनों ग्रुप्स में था, पर जिस ग्रुप ने योग को अपनाया उनका डिप्रेशन का जो रिमिशन था, जो ठीक हुए, वो डबल थे। अच्छा। परंतु अगर बहुत सीवियर केसेस हैं तो उनको डेफिनेटली दवाई लेनी है, और बहुत सीवियर केसेस में हम कहते हैं वो एक्टिव आसना ज़्यादा करें, मेडिटेशन कम करें, क्योंकि उनका माइंड नहीं तो वॉन्डर करता है। तो इसलिए ट्रेंड योगा थेरेपिस्ट के अंडर गाइडेंस लें, फिर उसको अपनाएं, एंड आई थिंक ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। यानी कि आपने ये बता दिया कि इनफर्टिलिटी में आपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, जहाँ पर कोई काम नहीं कर रही थी किसी तरह का वो। हाँ, मेल फैक्टर Male इनफर्टिलिटी में factor हमने देखा है infertility कि में आपने- माइटोकॉन्ड्रियल और स्पर्म न्यूक्लियर डीएनए में योग से सुधार आता है। तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बिल्कुल जड़ में हो गया ना, बिल्कुल जड़ में पहुंच गए। आपने ग्लोकोमा में बताया अपनी रिसर्च, जी। आपने डिप्रेशन में बता दिया, अल्जाइमर्स डिमेंशिया में बता दिया, और ऑटोइम्यून डिजीज Autoimmune जैसे disease, रूमेटॉइड ये आर्थराइटिस तो में बहुत फायदा सबसे है। बड़ी समस्या है आजकल दुनिया की। जो इन्फ्लेमेटरी जैसे इंटरल्यूकिन 17, इंटरल्यूकिन 6 ऐसे हैं जो जिसके कारण जॉइंट में डैमेज होता है, ब्रेन लंग में डैमेज होता है, उनकी मात्रा कम होती है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की मात्रा बढ़ती है योग से। इससे जॉइंट्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, तो ये लोग अपने इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट होती है, जॉइंट्स थोड़े फ्लेक्सिबल, तो अपना काम खुद कर पाते हैं। तो बस ये मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि कोई कॉम्प्लिकेटेड आसनास नहीं करने हैं। जैसे कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, जितना आप कर सको उतना करो, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप खुद नहीं कर पाते हो कोई आसन तो प्रॉप्स लेके कर लो, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल पैर छूने, अगर कुछ आप फॉरवर्ड बेंडिंग आसन कर रहे हैं, जितना कर सकें फोर्स नहीं धीरे, करना। हाँ धीरे धीरे आप कर पाएंगे। और सिंपल आसना करो, पर प्राणायाम और ध्यान करो, और जब आप आसना भी करो तो माइंडफुली करो, हमारा ध्यान उसी में होना चाहिए। और बीच बीच में रिलैक्सेशन पोजेस
एंड में शवासना, सो दैट, और योग निद्रा करनी चाहिए जिससे कि हमारा रिलैक्सेशन टोटल हो जाए। मैंने आपकी टॉक में ये भी सुना था कि आपने प्राणायाम को बहुत बल दिया था कि आसन तो करने ही हैं जितने आराम से कर सकें, बट आपने बहुत एम्फेसिस दिया था उस टॉक में कि प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, सो डेफिनेटली मेन एम आसना का ये है, फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती है, सूर्य नमस्कार करें तो सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑप्टिमली फंक्शन करते हैं, पर मेन एम आसनास का ये होता है कि बॉडी एक ऐसी परफेक्ट ज्योमेट्री में आ जाए जहाँ हम लोग प्राणायाम ठीक तरह कर पाएँ। जैसे कि कपाल भारती करें जिससे हमारे लंग्स से सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, फिर हम जब ये डीप ब्रीदिंग करें जैसे कि अनुलोम विलोम या भस्त्रिका करें। अगेन मैं कहना चाहती हूँ जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, काला मोतिया है, तो कपाल भारती बहुत जेंटली करना है, तेज फॉरवर्ड नहीं बेंडिंग करना। आसनास नहीं करने। परंतु जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, जब हम भ्रामरी करते हैं, इससे हमारे ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ती है जिसके कारण वेकफुलनेस में भी रिलैक्सेशन रहती है। भ्रामरी करने से नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स बढ़ते हैं जिसके कारण हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट करते हैं, ब्लड फ्लो टू वेरियस ऑर्गन्स बढ़ता है, ऑक्सीजनेशन बढ़ता है ऑर्गन्स में, और इन्फ्लेमेशन कम होता है। और हमने ये भी देखा है कि योग करने से एजिंग डिले होती है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं इससे इतने फैक्टर्स बढ़ते हैं जो बेनिफिशियल है, जैसे सर्टुइन्स बढ़ते हैं, तो जिसके कारण ये लॉन्जेविटी जीन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन इम्प्रूव होता है, तो एटीपी जो बैटरी है एनर्जी की वो बढ़ती है, और जो फ्री रेडिकल जो ऑक्सीडेटिव तनाव करते हैं उनका कम होता है लेवल। उसके कारण योग बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। तो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इंडस्ट्री में टू गेट प्रोडक्ट्स, टू लुक यंग, टू रिमेन यंग। बहुत योग बड़ा- करने बहुत से बड़ा हम अपना craze है। बायोलॉजिकल एज अपने एक्चुअल एज से कम कर सकते हैं, और लॉन्गर लाइफ स्पैन के साथ लॉन्गर हेल्थ स्पैन एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो समझता हूँ मैडम, अगर मैं ये कहूँ कि जो हम संजीवनी बूटी की बात करते हैं कि रामायण में भी जिक्र है, रामचरितमानस में, कि भाई संजीवनी हाँ जी। बूटी लाए, तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात से लग रहा है कि तो योग, डेली प्रैक्टिस ऑफ योग इज़ लाइक संजीवनी बूटी, बिल्कुल क्योंकि सारे आपने जितने भी हमारे बीमारियों के कारक हैं क्रॉनिक डिजीज़ के, आपने सब पे उसका इफेक्ट बता दिया इतने छोटे से टाइम में। तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ ये तो किसी भी इंटेलिजेंट आदमी को, चाहे वो डॉक्टर है या नहीं है या मेडिकल स्टूडेंट है, इसको करना ही चाहिए आज के ज़माने में। मतलब देयर इज़ नो रीज़न कि वन शुड नॉट डू इट। बिल्कुल, इतना आजकल हम देख रहे हैं चैलेंजिंग टाइम्स हैं, जैसे जब प्रदूषण है, मतलब वैसे भी लोगों की लाइफ्स इतनी स्ट्रेसफुल मेंटल हैं। प्रदूषण भी है। बिल्कुल, अब जैसे कहते हैं कोविड के बाद डिप्रेशन के केसेस में 25% बढ़ गए हैं, जी। तो आई थिंक योग तो अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए। इट इज़ बेटर टू स्पेंड 30 मिनट्स नाउ एवरी डे रादर देन बाद में अस्पताल में टाइम बताएं। 30 डेज वहाँ बिताएं। हाँ, तो उससे अच्छा है कि योग अपने दिनचर्या जी, में जी, जी। अपनाएं, और माइंडफुली करें घर पे, परिवार के साथ करें, जिससे आप ये डिजीजेज होने को प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो भी आपका हेल्थ है उसको ज़्यादा इम्प्रूव कर Enhance सकते हैं। आपने एक बात और कही थी मैडम, आपके उस लेक्चर में जिसमें मैं था, आपने कहा था कि आसन करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना जब ज़्यादा सफल होगा जब अपने आहार को आप सात्विक बनाएं, यानी कि ये जो तामसिक और राजसिक फूड है, जो बाजार का फूड है, जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज है, इसको अवॉइड करना भी उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल सही है, जैसे कि डेफिनेटली सात्विक आहार खाना चाहिए, होल प्लांट बेस्ड डाइट खानी चाहिए, और जैसे जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो खाने चाहिए। जैसे आयुर्वेदा भी कहता है कि जो जहाँ बनता है वो खाओ। फॉर एग्जांपल अगर साउथ में नारियल का तेल, नॉर्थ में सरसों का तेल, जो जहाँ का फ्रूट वेजिटेबल है, उस सीजन का फ्रूट वेजिटेबल है वो खाओ। वो नेचर उसमें- ने हाँ, वहाँ सोच बिल्कुल। समझ के बनाया है। उसमें कम से कम केमिकल्स होंगे, और जैसे अगर हम केमिकल आजकल जैसे बहुत इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालते हैं, तो फ्रूट्स को धोने से वो निकल सकते हैं अगर हम ठीक तरह ध्यान से धोएं। परंतु अगर हम नॉन वेज फूड खाते हैं, अब ये सारे एनिमल्स ग्रेज कर रहे हैं उन ग्राउंड्स में जहाँ ये बहुत इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हैं, ये एनिमल के प्रोटीन में बिल्डअप हो जाते हैं और इनकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो ये एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिंग केमिकल्स हैं, तो इनको कितना भी धोएं निकल नहीं सकते। और वैसे भी WHO ने भी अब डिक्लेयर किया है कि रेड मीट किल्स, इट इज़ अ कार्सिन, इट इज़ बीन क्लासिफाइड एज अ कार्सिनोजन, जी जी जी। and it has been classified as a carcinogen, and processed meat is even worse.
तो और इवन अब तो क्या देखा गया, कितनी स्टडीज़ ने दिखाया इवन वाइट मीट भी हार्मफुल है। जब अब क्या लोग कहते हैं फिश अच्छा है, पर हम देखते हैं कि हमारे ओशंस एंड वहाँ भी रिवर्स pollution पहुँच गया है। कंटेमिनेटेड है। हाँ, इतनी में मर्करी मिल रहा है, और जैसे माइक्रो नैनो प्लास्टिक्स हैं वो फिश के बॉडी में इतने कॉन्सेंट्रेट हो रहे वो इकट्ठे हैं, हो जिसके जाते हैं। कारण वो फूड चेन में एंटर करते हैं, फिर हमारे अंदर आते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। एंड अगर वेजिटेरियन फूड राइट तरह कुक किया जाए, सही बनाया जाए, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा एडिक्वेट है। मोर देन एनफ है। बिल्कुल, स्प्राउट्स खाएं, हाँ, दालें राजमा, खाएं। काले चने, हाँ, सफ़ेद जी, चने, इनमें बहुत मात्रा है प्रोटीन जी, की। जी। और अब तो जैसे मोटा अन्न है, उसमें इतने सारे पौष्टिक तत्व हैं, जैसे कि श्री अन्न जो मिनरल्स। अपना हाँ, मिलेट्स श्री की बात अन्न, हमारे बिल्कुल, मोटा प्राइम अन्न, हाँ, मिनिस्टर साहब हाँ, कह रहे हैं। जैसे कि रागी में इतना कैल्शियम, इतना आयरन, जौ, बाजरा, ये सब खाएं तो ये बहुत अच्छा है हमारे सेहत के लिए। यानी कहें तो हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर हमें सात्विक भोजन, पौष्टिक भोजन की कोई कमी नहीं है, अगर हम सही बिल्कुल। चुनाव करें। और ये भी योगिक लाइफस्टाइल का पार्ट है बिल्कुल ना, बिल्कुल। बिना खाली उसके नहीं होगा। नहीं, देखो, योगा इज नॉट जस्ट जो आप मैट पे प्रैक्टिस करते हैं। योगा इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। It's an वो एक art. पूरी लाइफस्टाइल है। हाँ। हम क्या बात कर रहे हैं, अपना पर्सनल एथिक्स, लोगों के साथ हमारा क्या बिहेवियर है, आर बी क्या प्रैक्टिसिंग, देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। नॉन वायलेंस, नॉट ओनली टुवर्ड्स एनिमल्स और ये, बट टुवर्ड्स हमारे थॉट्स कैसे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है, विदड्रॉइंग फ्रॉम द आउटर एक्सटर्नल प्रोवोकेशंस, और फिर अपने को स्थिर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब आपको अंत में मैं बस एक प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि मेरे जो दर्शक हैं इस YouTube चैनल के, वो काफ़ी कुछ मेरे छात्र हैं। मैं प्रोफेसर हूँ अच्छा जी। एक मेडिकल कॉलेज में। तो मेरे जो छात्र हैं, MBBS के छात्र बहुत हैं, बाकी नेचुरोपैथी के भी हैं, उन्हें तो अवेयरनेस है। MBBS के छात्रों को आप एज ए सीनियर प्रोफेसर ऑफ एम्स दिल्ली और डूइंग सच ए गुड ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन योगा, आपका क्या मैसेज है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे MBBS के स्टूडेंट्स के लिए? मैं तो बस ये कहूँगी कि आप योग अपने दिनचर्या में अपनाएं। हमारी स्टडीज़ ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि योगा हमारे एपिजीनोम को मॉड्यूलेट करता है इन अ पॉजिटिव वे। जो भी जीन्स हमारी सेहत को इम्प्रूव करती हैं, DNA इंटेग्रिटी इम्प्रूव करती हैं, इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव कम करती हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करती हैं, इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, उनमें एक्सप्रेशन बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन, लर्निंग बेटर होगा, आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, आप अपने फिज़िकल मेंटल बेटर हेल्थ एंजॉय कर पाएंगे। तो थोड़ा समय, आधा घंटा अपने लिए दो, और अपने सेहत में, अपने दिनचर्या में योग को अपनाओ। यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ। एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड डू वेरी वेल इन लाइफ। फिर मैडम एक बात और है, जब वो अपने में बेनिफिट्स देखेंगे तो वो ज़्यादा चांसेस है कि अपने पेशेंट को भी योग में बिल्कुल। इनिशिएट करेंगे, तो उनकी Absolutely. प्रैक्टिस भी, उनका नाम भी होगा, बिल्कुल, उनकी होलिस्टिक अप्रोच बनेगी, तो उनका ज़्यादा नाम होगा, उनका ज़्यादा काम होगा बिल्कुल आगे जाके। तो बिल्कुल। दोनों तरह से बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप एम्स दिल्ली से यहाँ आई हमारे ओजस ज्ञान केंद्र में, और आपने हमें इतने सरल शब्दों में इतनी गहन रिसर्च जो आप कर रही हैं, आपके माध्यम से जो महान कार्य हो रहा है, आपने हमें बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं एक बार कभी आप फिर आएंगे यहाँ पर और हमें इसी तरह से अपने वचनों से एनलाइटन करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।